जर्मनी और इटली का निर्माण। देखिए, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जर्मनी का एकीकरण, कि जर्मनी का निर्माण कैसे हुआ। तो 18वीं शताब्दी जो था उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास जो है बहुत तेजी से हो रहा था। देखिए, राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की भावना। तो इसका विकास काफ़ी तेजी से हो रहा था। कब? 18वीं शताब्दी में। और इसी भावना ने जितनी भी क्रांतियाँ हुई, चाहे इटली का एकीकरण हो, चाहे जर्मनी का एकीकरण हो, जो क्रांति हुई उसमें इसने काफ़ी योगदान दिया। क्योंकि जब लोगों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव आएगा तो वो फिर लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, देश के लिए मरने के लिए तैयार रहेंगे। और ये भावना मदद करेगी किसी भी देश के एकीकरण में। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, अगर हम कहें कि इसका श्रेय किसको जाता है, तो इसका श्रेय जाता है नेपोलियन को। क्योंकि जो नेपोलियन था ना, उसने जो जर्मनी है पहले 300 छोटे छोटे हिस्सों में, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में। तो नेपोलियन ने इन सबको इकट्ठा किया और 300 से इनको घटा के 39 यानी 39 राज्यों में एकत्रित कर दिया। तो इससे लोगों ने देखा कि जब पहले जो हमारा जर्मनी था वो 300 टुकड़ों में बटा था, अब जब नेपोलियन ने 39 मतलब 39 राज्यों में इसको एकत्रित कर दिया, तो अब ये संभव है कि इस 39 राज्यों को भी मिलाकर हम एक जर्मनी का निर्माण कर सकें, सिर्फ एक देश। जैसे हमारा देश है, कई सारे राज्य हैं, राज्यों से मिलकर बना है। वो राज्य पहले सब एक थे क्या? ऐसा नहीं है, राजे राजवाड़े थे। तो उसी तरह नेपोलियन ने क्या किया, जो जर्मनी 300 टुकड़ों में था, 300 छोटे छोटे राज्यों में था, उनको मिलाकर 39 कर दिया। तो लोगों में ये लगा कि इन 39 राज्यों को भी मिलाकर कभी एक देश का निर्माण किया जा सकता है। तो हम कहेंगे कि नेपोलियन को इसका श्रेय दिया जा सकता है, कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? नेपोलियन को। अब देखिए, जो भी ये राज्य थे 300 मतलब 39 39 उसने कर दिए थे। तो इसमें जो राज्य थे उसमें एक राज्य था जिसका नाम था प्रशा। जैसे ये है, इसका नाम क्या है? प्रशा, इसको प्रशिया भी कहते हैं। तो इस प्रशा राज्य ने ही इस एकीकरण की प्रक्रिया को शुरुआत किया। अब प्रशा की खास बात क्या थी कि वो बड़ा ही शक्तिशाली था। प्रशा एक बड़ा राज्य था, इन 39 में सबसे बड़ा राज्य प्रशा था और ये काफ़ी शक्तिशाली था। तो इसने क्या किया, इसने नेतृत्व संभाला, या फिर कह सकते हैं कि इसने ही एकीकरण की शुरुआत की जर्मनी की। अभी देखिए, इसका विरोध किसने किया था? जो वियना कांग्रेस बनी थी, वियना कांग्रेस, जो कि नेपोलियन की मृत्यु के बाद 1814 से 1815 में इसका निर्माण हुआ था। तो नेपोलियन ने जितने भी काम किए थे उसका उल्टा, उसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, उसके कामों को सभी रद्द करने के लिए वियना कांग्रेस का निर्माण हुआ था। सभी राजों रजवाड़ों को उनकी जो शक्तियां थी, नेपोलियन ने तो सब खत्म कर दिया था, तो उनको वापस करने के लिए वियना कांग्रेस का निर्माण हुआ था। तो वियना कांग्रेस ने इस चीज़ का, इस एकीकरण का विरोध किया, क्योंकि वो सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करती थी। कौन? वियना कांग्रेस। देखिए, वियना कांग्रेस के लिए एक अलग टॉपिक है, उसको अलग से आपको समझना पड़ेगा। फिलहाल ये समझिए कि इस एकीकरण का जो विरोध है वो किसने किया? वियना कांग्रेस ने, जो कि नेपोलियन के जितने भी कार्य थे उसके विरोध में काम करती थी। उसकी मृत्यु के बाद 1814-15 में इसका निर्माण हुआ था। तो वियना कांग्रेस ने क्या किया था कि इस पूरे संघ को, जो 39 राज्य हैं, जो छोटे छोटे 39 राज्य थे, ठीक है, इनको क्या है कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव में रख दिया था। किसके प्रभाव में? ऑस्ट्रिया। मतलब इसके ऊपर ऑस्ट्रिया नज़र रखेगा, कहीं ये मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कह रहे हैं जो कर रहे हैं जो वियना कांग्रेस की मर्जियों के खिलाफ हो। तो ये पूरा का पूरा ये ऑस्ट्रिया के प्रभाव में था। और ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था उसका नाम था ड्यूक मैटरनिक। उसका नाम क्या था? ड्यूक मैटरनिक। तो देखिए, अब ऑस्ट्रिया यहाँ पे सारी चीज़ों पे नज़र रख रहा है। तो अगर जर्मनी को एकीकृत होना है तो जितने भी जो राज्य हैं इनको आपस में मिलना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जितने भी जर्मनी के राज्य हैं 39, इनको आपस में मिलना पड़ेगा। और उस समय क्या होता था, ये अलग राज्य हैं तो इनके बीच में जो व्यापार हो रहा है,
अगर दो राज्यों के बीच में व्यापार हो रहा है तो उनके व्यापार के बीच में भी सीमा शुल्क लगता था। तो इस सीमा शुल्क को हटाने के लिए एक संघ का निर्माण किया गया जिसको हम जॉल्वरीन कहते हैं, जॉल्वरीन। तो जॉल्वरीन के सदस्य, जॉल्वरीन एक संघ का निर्माण हुआ। मतलब जॉल्वरीन में जितने भी राज्य जुड़ेंगे उन राज्यों के बीच में जब कोई भी आयात या निर्यात होगा तो उसमें सीमा शुल्क नहीं दिया जाएगा। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए ये सब जॉल्वरीन के सदस्य हैं तो इनके बीच में जब कोई भी व्यापार होगा तो इसमें कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। तो इनके बीच में एक दोस्ती का रिश्ता कायम हो सकता है, या फिर ये तालमेल जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो फिर जर्मनी के जितने भी राज्य थे वो क्या बन गए, जॉल्वरीन के सदस्य बन गए धीरे धीरे। और सारे नहीं, हम कहेंगे लगभग सारे सदस्य जॉल्वरीन के सदस्य बने, और उन्होंने जब व्यापार किया तो उसमें सीमा शुल्क नहीं लगता था। और इस बात ने भी जर्मनी के जो एकीकरण है उसमें काफ़ी मदद किया। और इसके बाद जो सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट आता है कि जो बिस्मार्क की रक्त और लौह की नीति थी, फिर उसने मदद किया जर्मनी के एकीकरण के। तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड है जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए एनसीईआरटी में हम देखेंगे इसमें क्या बताया गया है कि जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी वो मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी, ठीक है, वो किन में व्याप्त थी, जो मध्यवर्गीय जर्मन लोग थे उनमें काफ़ी व्याप्त थी। और 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राज्य बनाने का इन्होंने प्रयास किया। भाई जो मध्यवर्गीय लोग थे उन्होंने प्रयास किया कि जो जर्मन महासंघ है उनके विभिन्न इलाकों को जोड़कर क्या बना दे, एक राष्ट्र राज्य बना दे। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने इसका विरोध किया, लोगों ने क्या कर दिया, विरोध, और ये बन नहीं पाया यह। मगर राष्ट्र निर्माण की उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। तो इस तरीके से इनकी इस पहल को दबा दिया जाता है। और फिर जब इसके एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व जब प्रशा ने संभाला, किसने संभाला, प्रशा ने संभाला, तो उसका जो प्रमुख है मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क थे। और इन्हीं को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। इन्होंने क्या किया कि जो प्रशा की सेना थी और नौकरशाही मतलब जितने भी अधिकारी थे उनकी मदद ली। और फिर 7 वर्ष ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से युद्ध चला। और जब इन युद्धों में इनकी जीत हुई तो ये जो जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया हुई वो पूरी हो गई। मतलब जो राज्य अलग अलग थे ये मिलकर एक हो गया। और जो ऑस्ट्रिया इन पे नज़र रखे हुआ था इसको तो हरा ही दिया 7 वर्ष के युद्ध में। तो इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण हुआ 7 वर्ष के युद्ध के बाद। और फिर हुआ क्या कि जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह हुआ और प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। अब भाई जर्मनी अब जो अलग अलग राज्यों में बटे थे वो एक पूरा देश बन चुका है, तो इसका एक सम्राट चाहिए। तो कब इनको बनाया गया, 1871 में वर्साय में एक समारोह के बाद राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बना दिया गया। तो इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। तो इसमें हमने देखा कि जो ऑटो वन बिस्मार्क है उनमें उनकी रक्त और लौह की नीति, ठीक है, लौह और रक्त की नीति जिसको कहते हैं, वो काफ़ी काम आई थी। उन्होंने कहा था कि देखो अगर जर्मनी को एक करना है तो भैया सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, तलवार की धार चाहिए और खून चाहिए, मतलब खून खराबे से ही काम होगा। तो ये सारी बातें ऑटो वन बिस्मार्क की थी।